गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलचाल हो या इंग्लिश लेखन हो, इसे सीखने के लिए हमें इंग्लिश भाषा से संबंधित कुछ व्याकरण की जानकारी होनी चाहिए और अंग्रेजी व्याकरण की जानकारी होने के साथ साथ हमारे पास कुछ शब्दार्थ होने चाहिए, शब्द होने चाहिए हमारे पास, जिससे कि हम शब्दों को एक सुसंगठित तरह से वाक्य बना सकते, शब्दों का मदद लेकर के। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि इंग्लिश बोलना बहुत कठिन है, इंग्लिश लिखना बहुत कठिन है, बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप प्रयास करें और एक सिस्टमेटिक वे में यदि आप अंग्रेजी को स्टडी करें तो आप अंग्रेजी सीख सकते हैं और बहुत आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग किस तरह से हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करें, वाक्य कैसे बनाएं, उसको जानने के लिए जो ज़रूरत में आने वाली जो है बेसिक ग्रामर जो है, व्याकरण है, उसकी जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि शब्द या वर्ड्स क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, क्योंकि किसी भी भाषा की शुरुआत जो है उस शब्द से ही होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स that makes a meaning is called a word. A group of letters यानी वर्णों का वह समूह जो कोई अर्थ बनाता है या जिसका कोई अर्थ होता है या जिसका कोई अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। किसी भी भाषा की शुरुआत हम शब्द से ही करते हैं। तो अंग्रेजी भाषा सीखना है तो अंग्रेजी भाषा की शुरुआत जो है हम शब्द से करते हैं। तो यहाँ हमने बताया कि वर्णों का वह समूह जो कोई अर्थ बनाता है। वर्ण जैसा कि हम जानते हैं हिंदी में क ख ग घ आ आ ई ई आप लोग पढ़े हुए, और अंग्रेजी में ए बी सी डी, है ना। तो ये सभी जो वर्ण हुए और वर्ण के मिलने से वर्ड्स बनता है। जैसे कि एप्पल अगर हम बोलते हैं तो इसमें ए पी पी एल ई ये सारे लेटर्स एक साथ सेट किए हुए हैं और इसका मतलब होता है शेव, है ना। तो ये जो एप्पल वर्ड है इसमें हम लोग लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स दिखा रहे हैं, वर्णों का समूह दिखा रहे हैं और जिसका एक मीनिंग आता है शेव। जैसा कि हम जानते हैं, है ना, कि शेव जो है एक फल का नाम है। तो वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। तो सिर्फ एप्पल ही नहीं, टेबल भी हो सकता है, बुक भी हो सकता है ना, चेयर भी हो सकता है, रन भी हो सकता है,
टॉल भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। तो ये सभी ग्रुप ऑफ लेटर्स जो कि एक मीनिंग दे रहे हैं, तो इसको हम लोग वर्ड्स कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब जब हम शब्द समझ चुके हैं कि भाई शब्द किसे कहते हैं, तब हमें ये जानने की जरूरत है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं और आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे कि शब्द को जो है हम लोग 8 भागों में अंग्रेजी में बांटे हैं। उसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। शब्दों को हम लोग कितने भागों में बांटे? 8 भागों में, और जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है कि ऑल द वर्ड्स आर डिवाइडेड into 8 classes according to their work. According to their work, which are known as parts ऑफ स्पीच। बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? तो सभी शब्दों को उनके कार्यों के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में जानते हैं, यानी बोली के हिस्से के रूप में जानते हैं। ये हैं सच एज, पहला है नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, जिसको कहते हैं सर्वनाम। तीसरा है वर्ब, जिसे क्रिया कहते हैं। चौथा है एडजेक्टिव, जिसे हम विशेषण कहते हैं। और पांचवा है एडवर्ब, जिसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण। छठा है प्रीपोजिशन, जिसे हम लोग संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक। प्रीपोजिशन, संबंध बोधक। इसके बाद हम लोग कंजंक्शन, इसे समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक। इसके बाद 8 नंबर इंटरजेक्शन, जिसे विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक कहते हैं इसको हम लोग। तो ये 8 प्रकार के शब्द होते हैं। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स इन द वर्ल्ड, और ये सभी 8 प्रकार के वर्ड्स हमारी मदद करते हैं वाक्य बनाने में। अब हम लोग कैसे वाक्य हम बनाते हैं इसको जानेंगे। क्योंकि देखिए आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े हुए नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इसमें क्या है कि ये सभी का अपना अपना कार्य होता है। नाउन किसको कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, इस सब के बारे में आप लोग पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में। जैसे कि नाउन संज्ञा, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। दुनिया की हर चीज़ जिसका कोई नाम है वो नाउन है। प्रोनाउन सर्वनाम, जो संज्ञा के बदले में आता है। क्रिया, जो
किसी कार्य के होने या करने को बताता है, एक्शन, गो, कम, ईट, डांस। एडजेक्टिव विशेषण जो विशेषता बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन का, जैसे कि टॉल, स्मॉल, फैट, है ना। एडवर्ब क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बतलाता है या किसी अन्य शब्द की, जैसे कि प्रीपोजिशन की भी विशेषता बता देता है कभी कभी, तो एडवर्ब उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? संबंध बोधक, जो किसी नाउन का या प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। कंजंक्शन समुच्चय बोधक, जो जोड़ने का काम करता है। इंटरजेक्शन जो दुख, खुशी, घृणा आदि को प्रकट करता है, उसको हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इन सब का डिटेल में आप किसी भी ग्रामर की बुक में आप पढ़िएगा तो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो हम डिटेल में नहीं जा करके आपको इसको कैसे फिर हम समअप करेंगे सेंटेंस बनाने में, उसके बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है हम शब्दों को एक क्रम में रख करके वाक्य का निर्माण करते हैं। और जब वाक्य बनाने आ जाता है तो फिर जो है धीरे धीरे हमें लिखने की आदत पड़ जाती है, हमें लिखने आ जाता है और जो है हम सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जो है हम ये जानते हैं कि सेंटेंस जो है जिसको वाक्य कहते हैं, सेंटेंस, वाक्य। तो वाक्य बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वाक्य किसे कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes complete sense is called a sentence। अब यहाँ पर जो है शब्दों का समूह जो कंप्लीट सेंस देता है, पूर्ण भाव देता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव या अर्थ प्रकट करता है, उसे वाक्य कहते हैं। ये वाक्य किसे कहते हैं, इसका ये आपको परिभाषा होगी, डेफिनेशन। अब हम उदाहरण के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे राम इज रीडिंग अ बुक, तो इसमें क्या है, राम किताब पढ़ रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि राम भी वर्ड है, इज भी वर्ड है, रीडिंग भी वर्ड है, अ भी वर्ड है, बुक भी वर्ड है। सब एक सिस्टमेटिक वे में सजा हुआ है, जिसकी वजह से ये पूरा अर्थ प्रकट हो रहा है। राम किताब पढ़ रहा, तो राम इज रीडिंग है। अब हम ये जानते हैं कि किसी वाक्य को बनाने के लिए जो है हमें क्या करना होता है। सबसे पहले तो उसके लिए हमें पहले ये जानना जरूरी है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम लोग कथनात्मक कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस कथनात्मक। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग प्रश्नात्मक कहते हैं। इसके बाद प्रश्नात्मक के बाद आता है इंपेरेटिव सेंटेंस,
तीसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसे कहते हैं हम लोग आदेश या आग्रह सूचक वाक्य। चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसे हम लोग विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य। इसके बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इसको कामना या प्रार्थना सूचक वाक्य। कामना या प्रार्थना सूचक वाक्य। तो ये 5 तरह के वाक्य हो गए, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। अब ये वाक्यों के प्रकार को जानने के बाद जो है हम अब एक एक करके सभी प्रकार को डिटेल में जानेंगे कि किस तरह से उसमें हम लोग वाक्य को बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको आएगा असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए हम पहले ये जानना कि असर्टिव सेंटेंस कहते किसको हैं। तो असर्टिव सेंटेंस कहते हैं द सेंटेंस दैट asserts or states or declares something is called an assertive sentence. बोलता वह वाक्य जो कुछ दावे के साथ कहता है या कुछ व्यक्त करता है या घोषित करता है, उसे हम कथनात्मक यानी असर्टिव सेंटेंस, कथनात्मक वाक्य कहते हैं। यानी ये कुछ व्यक्त करता है, कुछ बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर शी हैज टेकन माई पेन। अब इसमें क्या कर रहा है, उसने मेरी किताब ली है। यानी ये कुछ हमें बता रहा है ये वाक्य कि उसने मेरी किताब ली है, अर्थात ये कुछ व्यक्त कर रहा है ना। तो वह वाक्य जो कुछ व्यक्त करता है उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस करते हैं। अब असर्टिव सेंटेंस को जो है हम लोग 2 पार्ट में कर देते हैं। इसको 2 पार्ट में करने से ये पता चलेगा कि एक इसमें एफर्मेटिव हो जाएगा और दूसरा निगेटिव हो जाएगा। तो जब भी हम कोई एफर्मेटिव या निगेटिव बनाएंगे तो इसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव असर्टिव जो है, पहला असर्टिव होता है एफर्मेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में लोग क्या करते हैं, इट स्टेट्स पॉजिटिवली, यानी ये किसी बात को सकारात्मक रूप से व्यक्त करता है।
इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जब भी हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उस समय हम इस तरह से रखते हैं। यह सकारात्मक रूप से किसी बात को रखता है, जैसे ही हेल्प्स मी डेली। तो इसमें ही सब्जेक्ट हो गया, हेल्प्स वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, डेली कॉम्प्लीमेंट। यानी इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक ऑर्डर ले रहे हैं कि वो ऑर्डर है पहले सब्जेक्ट बोलना है, फिर वर्ब बोलना, फिर ऑब्जेक्ट बोलना, कॉम्प्लीमेंट। अब कुछ छात्र जो होते हैं वो डायरेक्ट हिंदी से अंग्रेजी करना चाहते हैं, तो वो सोचते हैं कि वह मेरी मदद करता है, वह रोज मेरी मदद करता है। उसका कहना होता है कि वह का ही हो गया, रोज का डेली हो गया, मेरी का माई हो गया, मदद का हेल्प हो गया, और करने का डू हो गया, है का इज हो गया। वो ऐसे बनाएगा। तो ऐसे बनाने से क्या होगा कि सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट सेंस नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी का जो स्ट्रक्चर होता है वाक्य बनाने का, हिंदी की जो वाक्य रचना होती है वो दूसरे तरह की होती है। उसमें सब्जेक्ट, उसके बाद कर्ता, क्रिया, कर्ता, कर्म और क्रिया होती है। लेकिन अंग्रेजी में कर्ता यानी सब्जेक्ट, क्रिया और कर्म होता है। तो इसीलिए दोनों में अंतर होता है। तो हमें जो है कि हिंदी की रचना को अंग्रेजी में नहीं उतार देना है, हमें अंग्रेजी की जो रचना होती है, इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है उसी को फॉलो करना, उसके हिसाब से सजाना। लेकिन हिंदी की रचना के हिसाब से सजाए तो ही डेली माई हेल्प यू हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो तरीका है ये सही नहीं है ना। तो इसीलिए हमको जो है ये जानना जरूरी है कि हम अंग्रेजी की रचना किस तरह से करेंगे उसको जानेंगे और उसी हिसाब से हम जो है वाक्य को सजाएंगे। अब रही बात कि भाई किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब का इस्तेमाल करें, तो ये आपके सेंटेंस पर निर्भर करता है कि वो सेंटेंस आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि पास्ट में बोल रहे हैं कि फ्यूचर में बोल रहे हैं। और वो असर्टिव सेंटेंस है तो उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के हिसाब से उसका वर्ब कौन सा होगा। तो इन बातों की जो चर्चा होती है वो टेंस में होती है। जब आप टेंस पढ़ते हैं तो उसमें जो है आपको यूजेस ऑफ वर्ब का पता चलता है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाएं, है ना। तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना जानिए कि वाक्य कैसे बनता है, उसका वाक्य का ऑर्डर क्या होता है वो देखिए। ये हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस का एफर्मेटिव। अब इसी का हम जो है नेगेटिव सेंटेंस बना के देखेंगे। नेगेटिव इसका बनाएंगे तब क्या करेंगे, तो नेगेटिव जब बनाएंगे तो इसमें हम लोग जो है लिखेंगे कि नेगेटिव एफर्मेटिव। इसमें क्या कहेंगे, नेगेटिव एफर्मेटिव, यानी अब नकारात्मक वाक्य बनाएंगे। बोलते हैं इट स्टेट्स नेगेटिव, ये नेगेटिवली स्टेट करता है, यानी ये नकारात्मक रूप से व्यक्त करता है। तो इसको बनाने का नियम क्या है, तो इसको बनाने का नियम है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट्स। ये होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे शी इज नॉट टेलिंग ए स्टोरी नाउ। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि शी सब्जेक्ट हुआ, इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट टेलिंग मेन वर्ब, फिर स्टोरी ऑब्जेक्ट, उसके बाद नाउ कंप्लीमेंट हो। यानी हम लोग एक सिस्टमेटिक वे में सेंटेंस को सजाएं
नेगेटिव एफर्मेटिव बनाने के लिए। नेगेटिव एफर्मेटिव में नो या नॉट का प्रयोग करना जरूरी होता है। कभी कभी लोग ही हैज़ नो मनी ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ नाउन है इसीलिए नो का प्रयोग किया गया। वर्ब होने से क्या होता है, नॉट लगता है। ठीक है, तो ये हमें जानना जरूरी था कि हम किस तरह से नेगेटिव बनाते हैं। अब नेगेटिव बनाने के बाद हमें ये जानना जरूरी है कि भाई अभी जो स्ट्रक्चर लिखे उसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये सब लिखे, तो कुछ बच्चों को ये जानकारी नहीं होगी, या आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है इस विषय पर कभी गौर नहीं किए होंगे कि भाई एस इक्वल टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होता है इसको भी जानना जरूरी है। इसको हम लोग कर्ता कहते हैं। कर्ता मतलब कार्य करने वाला, कार्य करने वाला, यानी जो किसी कार्य को करता है उसको कर्ता कहते हैं। कभी कभी कार्य करने वाला यानी काम का होने का पता नहीं चलता है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि हम जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे बोलेंगे राम इज रीडिंग, इसमें रीडिंग करने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें तो काम रीडिंग करने से आपको पता चल जा रहा है कि हाँ भाई काम कर रहा है। लेकिन अगर कभी रीडिंग जैसी क्रिया या कोई एक्शन नहीं पता चल रहा, जैसे राम हैज अ कार, अब यहाँ पर क्रिया राम नहीं कर रहा है, पता नहीं चल रहा कि राम कौन सा काम कर रहा है, तो इसमें क्या है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो राम के पास एक कार है, तो राम सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कभी कभी एक वर्ड्स का भी होता है, एक वर्ड का भी होता है, कभी कभी एक से अधिक वर्ड का भी होता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं राम एंड श्याम आर रीडिंग, तो इसमें क्या हो गया कि राम एंड श्याम आर रीडिंग, इसमें दो हो गया, राम एंड श्याम दोनों। ठीक है, तो कभी सब्जेक्ट जो होता है वो एक वर्ड का होता है, कभी दो वर्ड का भी, कभी कोई एक ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट बन के आता है। जैसे हाउ टू स्पीक इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट। अब यहाँ क्या है कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, इसमें हाउ टू स्पीक इंग्लिश तक जो है ये सब्जेक्ट बन करके आ रहा है ना, इसीलिए इज का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए कहा जाता है कि सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं या जो किसी कार्य को करता है। जैसा कि अभी हम लोगों को बताया कि सब्जेक्ट जो है वो कार्य करने वाला या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको हम लोग कहते हैं, जिसमें राम और राम एंड श्याम, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तो सब्जेक्ट कभी जो है एक वर्ड का होता है, कभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कभी कभी एक पूरा सेंटेंस भी सब्जेक्ट बन करके आ जाता है। जैसे बोलेंगे व्हाट ही डज इज नॉट। अब यहाँ पर क्या है, व्हाट ही डज जो है ये एक अपने आप में क्लॉज है, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस जो कि अपना कंप्लीट सेंस भी रखता है। तो हम देखें कि यहाँ कोई वर्ड या दो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कभी फ्रेज, कभी क्लॉज, ये सब्जेक्ट बन करके आते हैं। तो सबसे पहला जो तत्व होता है, एलिमेंट होता है किसी वाक्य को बनाने के लिए, वो होता है सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। अब सब्जेक्ट के बाद जो है आपको ये जानना है कि इसके बाद जो है जो रखा जाने वाला जो वर्ड है वो कौन सा है। तो सब्जेक्ट के बाद जो रखा जाता है ज़्यादातर वो होता है वर्ब, उसको हम लोग वर्ब करें। अब वर्ब में जो है कि इसको हम लोग दो कैटेगरी में रखते हैं। एक हो गया वर्ब का मतलब होता है क्रिया, पहले ये जान लीजिए। वर्ब का मतलब क्या हुआ, क्रिया। और क्रिया
या होना क्रिया कहलाता। जैसे जाना, आना, खाना, पढ़ना, ये सभी क्रियाएं हैं। होना ये भी क्रिया है। अब क्रिया में जो है हम लोग देखते हैं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दो तरह से हम लोग बांटते हैं। एंड हेल्पिंग तो मेन वर्ब हो गया मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब हो गया सहायक। इन दोनों के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि वाक्य बनाने में हमको दोनों ही तरह की क्रियाओं की जरूरत पड़ेगी। तो मेन वर्ब वो हुआ जो किसी कार्य का होना या करना बताता है। सहायक क्रिया वो हुआ जो कार्य को होने में मदद करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, शी कुक्स, अर्थात वह खाना बनाती है। तो कुक्स मतलब पकाना, तो डायरेक्ट जो है इसमें क्रिया हो रहा है, पकाने का कार्य हो रहा है। तो वह खाना पकाती है, तो कुक्स मतलब पकाना। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या हुआ? कुक्स हो गया। इसमें होता है शी इज कुकिंग फूड। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें इज का प्रयोग किए, कुकिंग का भी प्रयोग किए, लेकिन इज का भी प्रयोग किए। तो ये इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इसके बिना ये कुकिंग जो है अधूरा है। ये कुकिंग जो है इस इज के बिना अधूरा है। तो इसलिए इज को हम लोग क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। लेकिन इज कभी कभी मेन वर्ब का भी काम करता है। जब कोई और क्रिया उसके आसपास ना हो तो इज अपने आप में मुख्य क्रिया भी होता है। जैसे शी इज अ प्लेयर। तो अब यहाँ पर इज जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि इसके साथ कोई क्रिया नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद अगर कोई क्रिया आ जाती तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाता। जैसे ही इज रनिंग। अब इसमें क्या है? इज क्या कर रहा? रनिंग के पहले आ रहा है, यानी अगर इज नहीं आया तो रनिंग कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसलिए इसको सहायक क्रिया के रूप में। तो क्रियाओं को हम लोग जो है दो भाग में बांटे, एक मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब हो गया मुख्य क्रिया जो कार्य का होना या करना बताता है। सहायक क्रिया जो मुख्य क्रिया के होने में मदद करता है, उसको हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। मेन वर्ब को 5 ग्रुप में देखा जाता है। 1, 2, 3, 4 और 5। मेन वर्ब के जो है 5 रूप माने गए। तो V1, V2, V3, V4 है V5। गिवन में जैसे गो, इसका वर्ब 2 वेंट, इसका वर्ब 3 गॉन, वर्ब 4 गोइंग और वर्ब 5 गोज। ये 5 रूप होते हैं सभी क्रियाओं के, चाहे गो हो, ईट हो, डांस हो, प्ले हो, स्पीक हो, कोई भी वर्ब आए, सब वर्ब के 5 रूप होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, डू, डज, डिड। ये सभी हेल्पिंग वर्ब है। ये सभी हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब एक और है जिसको मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसमें कैन, कुड, मे, माइट, इसी तरह से शैल,
शुड, विल, वुड, ऑट टू, मस्ट, ये सभी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होते हैं। माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, ये हो गया आपका मॉडल वर्ब। तो सहायक क्रिया जो है जिसको हम लोग प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब करते हैं। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, ये हो गया आपको। तो इसका जो है अब हम लोग जान गए कि वर्ब क्या होता है। अब ये जानना जरूरी है कि किस वर्ब का प्रयोग किसके साथ होता है, क्योंकि बिना वर्ब का इस्तेमाल जाने आप किसी वर्ब को किसी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप जो है वर्ब के इस्तेमाल को जानें। तो हम लोग जो है अब तक देखे आज तक कि किस तरह से जो है भाषा जो है शब्द के सहारे आगे बढ़ती है। और शब्द आप जान गए, शब्द जानने के बाद वाक्य जान गए, वाक्य जानने के बाद वाक्य के प्रकार को जान गए, वाक्य के प्रकार को जानने के बाद आप वाक्य की रचना जानें कि कैसे बनता है। तो उसको जानने के बाद जो है आप अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि कैसे जो है हम एसर्टिव सेंटेंस बनाते हैं या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट में क्या होता है, उसको कर्म का है ना, वह शब्द या व्यक्ति जिस पर या नाउन लिखते हैं, व्यक्ति जो है नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन जिस पर किसी क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कर्म कहते हैं। ठीक है, कर्म किसे कहते हैं, जिस पर किसी क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आई ईट अ मैंगो, इसमें जो है आई सब्जेक्ट हो गया, ईट वर्ब हो गया, और मैंगो जो हो गया वो ऑब्जेक्ट, यानी ईट से मैंगो पर असर पड़ता है। अर्थात जब हम मैंगो लाए थे तो उस समय मैंगो की आकृति ये थी, लेकिन खा लेने के बाद मैंगो जो है इस आकृति में हो जाता है, अर्थात सिर्फ सीड बच जाता है ना, हम उसको उस पर असर पड़ जाता है खाने से, है ना। इस तरह से हम खा करके उसको खत्म करते हैं। तो आई ईट अ मैंगो, अर्थात मैंगो जो है इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट जिस पर क्रिया का फल पड़ता है या असर पड़ता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। जैसे ही टीचर्स मी, तो इसमें टीच क्रिया है और मी ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसमें टीच का प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग ऑब्जेक्ट। तो जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है ना, कभी सजीव हो सकता है, कभी निर्जीव भी हो सकता है। ठीक है, कभी विजिबल भी हो सकता है, कभी इनविजिबल भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग जाने कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसके बाद हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए हम लोग सी लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए वो लिखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक, क्या कहते हैं इसको, पूरक। जो शब्द किसी वाक्य को पूरा करने का काम करता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं।
जैसे हम बोलेंगे कि राजू इज अ टीचर। तो यहाँ पर राजू इज अ टीचर अगर बोल दिया मैंने, अगर हम टीचर को हटा देते हैं, सिर्फ राजू इज बोल के छोड़ देते हैं, तो ये वाक्य पूरा नहीं होगा। सिर्फ राजू इज लग रहा है कि कुछ अधूरा है, तो यहाँ पर क्या है, ये कंप्लीमेंट का काम है ना। यानी ये क्या है, राजू एक टीचर है। जैसे ही हैज़ अ कार। अब यहाँ पर क्या करा, ही हैज़ अगर खाली बोल के छोड़ देंगे और कार नहीं बोलते हैं, तो लगता है कि ये वाक्य अधूरा है। तो क्या कर रहा है, कंप्लीट करने का काम करता है। तो जो किसी वाक्य को कंप्लीट करने का काम करता है, या वाक्य में किसी भी प्रकार के WH वर्ड, वाई, विच, हु, व्हाट आदि का जवाब देता है, वो लास्ट में क्रिया के बाद में जो आता है वो क्या कहलाता है, कंप्लीमेंट। तो यहाँ तक अब आप जान चुके हैं कि वाक्य की रचना कैसे करते हैं, वाक्य रचना के लिए हमें कैसे सजाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो उसको हम लोग बनाना सीखे। अब इस चीज़ को जानिए कि वाक्य बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वाक्य बनाने के लिए हमें जो है कोई भी जूनियर लेवल की किताब ले करके उससे आप जो है धीरे धीरे सेंटेंस को सजाना सीखिए। इससे क्या होगा कि आप बना पाएंगे। हाँ, ये चीज़ है कि आपको इन सब का अर्थ जानना होगा। इसमें है का अर्थ क्या होता है का अर्थ क्या होता है, हूँ का अर्थ क्या होता है, था का अर्थ क्या होता है ना, थी क्या होता है, थे क्या होता है, पास है क्या होता है ना। तो ये जो है जैसे कि इज मतलब है, इसका प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं, आर मतलब है, इसका प्रयोग किसके साथ करते हैं, हूँ मतलब एम, इसका प्रयोग किसके साथ करते हैं। इसके बाद था मतलब वॉज, इसका प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं, थी मतलब भी वॉज ही होता है, ठीक है। थे अगर प्लूरल में आ जाएगा तो वर का प्रयोग करते हैं। पास है अगर आता है तो हैज़ का प्रयोग या हैव का प्रयोग करते हैं हम लोग। अब हैव किसके साथ, हैज़ किसके साथ, ये भी जानना जरूरी होता है। पास था इसका प्रयोग करते हैं तो हैव का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। उस तरह से पास होगा विल हैव, शैल हैव, इस तरह से आप इसका जो है कि अर्थ के आधार पर जो है हम इसको जानते हैं। जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, इन सब के साथ में हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। प्लूरल के साथ में एम का प्रयोग आई के साथ में करते हैं। वाज का प्रयोग आई, ही, शी, इट, किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। फिर वाज का प्रयोग वही से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, वर का प्रयोग वी, यू, दे और प्लूरल के साथ भी करते हैं। हैज़ का प्रयोग ही, शी, इट, देम के साथ। हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे और हैव का प्रयोग सभी के साथ। तो इस तरह से अगर आप इन सब का यूजेज जान जाते हैं तो आप उसका इस्तेमाल वाक्य बनाने में कर सकते हैं। हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है।